अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इंडिया के सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के मुतालिक बात करूंगा जो कि है तेजस। ये इंडियन गवर्नमेंट का सेकंड एयरक्राफ्ट है क्योंकि इससे पहले मारूत एयरक्राफ्ट इंडिया बना चुका, उसको फ्लाई भी कर चुका, कॉम्बैट में भी यूज हुआ। Marut aircraft could not be considered as a success by the Indian Air Force itself. That's one of the reasons why it was discontinued. There were a lot of design issues and engine issues. Lekin comparatively, Marut was much more capable aircraft than Tejas when you compare it with the generation when they were produced. Marut जिस टाइम के लिए बना, जिस पर्पस के लिए बना, उसने उसको कुछ हद तक केटर किया। बाद में इट रैन इनटू डिफिकल्टीज। लेट्स टॉक अबाउट मारूत फर्स्ट। मारूत वाज बेसिकली डिजाइन्ड बाय जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। दे वर इनवाइटेड टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सुपरसोनिक एयरप्लेन्स इन इंडिया बिकॉज उस वक्त इंडिया की एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री बडिंग ईयर्स में थी and it needed some technical help, and the help was given over by the German aeronautical engineers और उन्होंने मारूत एयरक्राफ्ट को बनाया। उन इंजीनियर्स को भी बहुत से प्रॉब्लम्स फेस हुए because they had the mind of their own. The Indian government and the Indian Air Force had needs and requirements of their own. Anyhow, Marut was the first aircraft और इसको प्रोड्यूस किया गया। It was also flown into combat, लेकिन certain political problems की वजह से, certain requirements को ना meet करने की वजह से Marut was halted. Once Marut was halted, Tejas became the second program of Hindustan Aeronautics Limited, HAL, और तेजस 1980s में परसीव किया गया। इसके अगर आप डिजाइन को देखें तो इट्स अ सिंपल डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट जस्ट लाइक अ मिराज 3 एंड मिराज 5। तो ये आपको मिराज 3 और मिराज 5 का एक मिनी वर्जन नजर आएगा जो कि बहुत हद तक रिटायर्ड हो चुके हैं। दुनिया में इनकी एक्टिव सर्विस अब नहीं रही है। पाकिस्तान वाज परहैप्स द लास्ट कंट्री टू रिटायर दीज एयरक्राफ्ट्स। शायद रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं, मैक्सिमम रिटायर हो चुके हैं और उनको JF-17 थंडर के ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया गया। बहुत से स्क्वाड्रन्स जो हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द तेजस, ये 1980s की बात है जब तेजस को परसीव किया गया इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि दे वांटेड टू फेज आउट द MiG-21s। तेजस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट द डिजाइन, अगर 1980s में देखा जाए व्हेन द एयरक्राफ्ट्स आर मोर लाइक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स, there was more of the dogfight, less of the ammunition that they had to carry. Long ranges नहीं थी, air refueling का concept that wasn't there, especially in the Asian air forces. तो तेजस एयरक्राफ्ट अपने आप को जस्टिस तो करता है, लेकिन 1980s की एयर फोर्सेस के लिहाज से, नॉट लाइक अभी की एयर फोर्सेस के लिहाज से। तो इट वेंट इनटू सर्टेन डिलेज, डिजाइन डिलेज थे, टेस्टिंग डिलेज थे। सबसे बड़ा इशू क्योंकि एयरफ्रेम बनाना तो दिस इज वन स्केल, बट मेकिंग एन इंडिजिनस इंजन फॉर द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इज अ मैमथ टास्क। तो इसका शॉर्टकट ये ढूंढा गया कि एवियोनिक्स, इजरायली एवियोनिक्स, अमेरिकन इंजन्स, बट देन whenever you go to United States for any deal, you cannot get that deal without any political influences. तो प्रॉब्लम ये हो गई कि इंजन रिलायबिलिटी, इंजन की फराहमी की रिलायबिलिटी rather than the engine reliability, because the engine was quite a good one. Then came the avionics. Integration is not as simple कि आप एक मुल्क से एक एवियोनिक्स लेते हैं, दूसरे मुल्क से इंजन लेते हैं, तीसरे मुल्क से कुछ और एवियोनिक्स लेते हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज लेते हैं, कैनोपीज होती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, EW सूट्स होते हैं।
तो आपको उसको इंटीग्रेट भी करना होता है। फिर जब आप उसकी जितनी ज्यादा आप एवियोनिक्स, क्योंकि अब 90s भी गुजर गए, फिर 2000s आ गए, तो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स थी वो चेंज होती रही। जब वो चेंज होती गई, मोर एंड मोर इंस्ट्रूमेंटेशन वाज नीडेड, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाज नीडेड। तो एयरफ्रेम तो आपका बन चुका था, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो गई थी। अब उसी एयरफ्रेम के अंदर आपने इंटीग्रेट करना था डिफरेंट सिस्टम्स को। अब क्या हुआ कि 80s की टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो तेजस वाज फाइन, इट वाज एन इंटरसेप्टर, इट वाज अ शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर, रादर जो एयरफील्ड्स को और कुछ इलाकों को सिर्फ डिफेंड कर सके, सो इट वाज नेवर फॉर एन ऑफेंस। तो प्रॉब्लम्स यहां पे ये होने शुरू हो गई कि जब आपको इतना कुछ इंटीग्रेट करना पड़ा, अब आपका एवैक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपने एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना है। आपकी जो बीवीआर मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, आपने उसको इंटीग्रेट करना है। आपको एजा रेडार चाहिए, उसके लिए एक बिगर नोज चाहिए, उसके लिए एक ज्यादा you need a bigger supply of electricity from the engine, and if the engine is not providing that, the ESA is not gonna work. There are different systems. तो प्रॉब्लम वहां पे हो गए जब आप इंटीग्रेट करने शुरू हो गए, तो वन बाय यू हैड टू design a mini scale of every avionic in order to fit into that smaller aircraft. So it ran into trouble. It ran into trouble क्योंकि आपकी जितनी डिजाइन फिलॉसफी थी वो 1980s की थी। वो तो उस वक्त की कॉम्बैट के लिहाज से इट वाज गुड, लेकिन इट वाज नॉट बीइंग डिलीवर्ड इन द लेट 1980s, नॉट इवन इन 1990s, बट इन 2000, लेट 2000s, 10s एंड 15s, और वो भी टेस्टिंग फेजेस में। फाइनली जब एक मिनिमम बेयर नीडेड एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश की इंडियन एयरफोर्स में, तो इंडियन एयरफोर्स हैड नो चॉइस बट टू टेक इट। नेवी ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि नेवल वर्जन रिक्वायर्ड सो मेनी चेंजेस। जब भी नेवल वर्जन के लिए आप एक एयरक्राफ्ट को पिच करते हैं, तो उसकी टोटल एयरफ्रेम में इतनी मॉडिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि उसने उन स्ट्रेसेस को, तो इतनी चेंजेस करनी पड़ती हैं एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर, उसके लैंडिंग गियर के ऊपर, उसके स्ट्रक्चरल जो रीइंफोर्समेंट्स होती हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं। फिर इंजन के थ्रस्ट दैट इज नीडेड टू टेक ऑफ फ्रॉम 120 फीट एयर स्ट्रिप ऑन अ डेक, सो मच हैज टू गो ऑन। तो नेवी रिजेक्टेड इट। एयरफोर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इट हैड टू टेक ऑफ फ्रॉम an airfield, and it did that. It did those minimum basics जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख सकते थे। They had to take that aircraft, क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल साइड थी। पॉलिटिकल साइड ये थी कि फॉर द लास्ट 30 years हम एक एयरक्राफ्ट डिवेलप करते रहे हैं, 30 odd years, 40 के करीब हम उसको डेवलप करते रहे हैं। अगर हमने उसको अभी नहीं लिया तो हाउ कैन वी एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज? आप एयरफोर्स उसको लेगी, प्रोक्योर करेगी, तो वी कैन सेल इट टू दी अदर कंट्रीज। अगर अपनी एयरफोर्स नहीं लेगी तो हाउ आर वी गोइंग टू पिच इट टू दी अदर कंट्रीज? क्योंकि आपने जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस एयरक्राफ्ट के ऊपर कर दिया उन 40 years में, नाउ इज द टाइम, अकॉर्डिंग टू देम, नाउ इट इज द टाइम टू रीप दैट बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट वाज डन। तो एयरफोर्स को रिलक्टेंटली लेना पड़ा, लेकिन एयरफोर्स ने कहा कि हम जो फर्स्ट वर्जन है इसको तो नहीं लेते। तो अनदर ब्लॉक इज बीइंग अपग्रेडेड फॉर द एयरफोर्स। 40 एयरक्राफ्ट वर ऑर्डर्ड विद ऑल दोज चेंजेस। 40 एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑर्डर किए। इंडियन एयरफोर्स को अभी तक कोई एयरक्राफ्ट नहीं मिला, बल्कि इंडियन एयर चीफ ने यह बात ऑन रिकॉर्ड की, ऑन टीवी स्क्रीन की, कि he was really disappointed and he had no confidence in Hall, इसी वजह से, क्योंकि MiGs are crashing, Jaguars are crashing, MiGs क्रैश हो रहे हैं, Jaguars क्रैश हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं। उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए, उनके स्क्वाड्रन्स
कम पड़ते जा रहे हैं। तो ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। तो ये उसकी ब्रीफ हिस्ट्री है कि जब वो एयरक्राफ्ट अपने तमाम मराहिल को तय करने के बाद बेयर मिनिमम पे आया, जिसमें द एयरक्राफ्ट इज नाउ फ्लाइंग, तो वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट्स अभी 2025 की हैं। बल्कि जब एक एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट किया जाता है एयरफोर्स में, तो ये सोच के इंटीग्रेट नहीं किया जाता कि अभी के रिक्वायरमेंट्स क्या है। आज से 5-10 साल तक की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि आगे आने वाले वक्त में और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपके नेबरहुड में कौन कौन से एयरक्राफ्ट इंटीग्रेट होंगे जिनको उस एयरक्राफ्ट ने देखना है इन अ कॉम्बैट सिनेरियो। तो वो तो अभी के प्रेजेंट में भी इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसको इंटीग्रेट ना करने का मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये एक्सेप्ट करना था कि दिस वाज अ फेलियर। प्रॉफिट अर्न करना ना अर्न करना इज वन थिंग, लेकिन दैट वाज अ पॉलिटिकल disgrace, and Hall had to save itself from that thing. तो अगर यही एयरक्राफ्ट 1980s में डिलीवर हो जाता, और मैक्सिमम 1990s में मैक्सिमम, तो ये इतना बड़ा फेलियर ना होता। लेकिन यू जस्ट लुक एट द डिजाइन, आप इसकी एबिलिटीज को देखेंगे तो आपको फ्लॉज नजर आएंगे। फ्लॉज हर एयरक्राफ्ट में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एयरक्राफ्ट इज अ परफेक्ट एयरक्राफ्ट। इसी वजह से हर कंट्री अपने एयरक्राफ्ट्स को फर्दर डेवलप करती रहती है, नए एयरक्राफ्ट्स लाती रहती है, नए एवियोनिक्स लाती रहती है। हर एयरक्राफ्ट्स में कोई ना कोई शॉर्टकमिंग होते हैं। तेजस की डिजाइन प्रोफाइल में इतने शॉर्टकमिंग्स हैं कि वो 1980s के बाद का एयरक्राफ्ट नहीं लगता। आप नॉर्मली अब के डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट्स को देखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ग्रिपिन, टाइफून, रफेल, जो इंडियन एयरफोर्स है, तीनों में आपको एक चीज कदरे मुश्तरक नजर आएगी। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स अपार्ट फ्रॉम ग्रिपिन, ठीक है। ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट्स रफेल एंड यूरोफाइटर टाइफून, plus with a canard and big enough design to cater for AESA radar। AESA radar भी उसकी नोज में आ रहा है, उसकी पावर जनरेशन भी इतनी हो रही है जो AESA radar को ना सिर्फ अकोमोडेट कर रही है बल्कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक सूट्स को भी वो केटर कर रही है। फिर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं ताकि नेवल वर्जन में भी वो यूज हो, क्योंकि जब भी नेवल वर्जन आता है तो यू नीड द रिलायबिलिटी ऑफ 2 इंजन्स जो आपको नॉर्मली नहीं मिलते। उनकी रिलायबिलिटी में आप यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के देखें, मरीन्स के आपके हॉर्नेट्स मिलते हैं, विच इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। यूरोप में अगेन ऑन द फ्लाइट डेक्स यू विल फाइंड रफेल्स एंड टाइफून्स जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। रशिया में MiG-29 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। चाइना ने जो अपने वर्जन किया हुआ है Su-27 के, वो तमाम के तमाम क्या है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। तो ओशन में रिलायबिलिटी और जो थ्रस्ट आपको चाहिए होता है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। और आपके पास ये ऑप्शन होती है ऑन एन ओशन, if one of the engine fails, you have the second engine, you cannot make an emergency landing strips नहीं है आपके पास। आपने लॉन्ग ऑपरेशंस करने हैं, you are thousands of miles from the land, so you need twin engine aircrafts। तो ऑफ कोर्स पहले क्रेडिट तो हम हॉल को देते हैं। हॉल ने 2 एयरक्राफ्ट्स बनाए, देयर इज नो डिनाइंग, मतलब वी आर नॉट टेकिंग द क्रेडिट अवे, वी आर जस्ट सेइंग दैट तेजस इज लेट, बहुत लेट हो गया। इसके कंपैरेटिव अगर आप हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर मैन्युफैक्चरिंग लगेगी। आपको उसकी जो इंटीग्रेशन है इनटू द फोर्सेस वो बहुत तेज है। हेलीकॉप्टर्स आर गुड, दे आर कंपीटिंग, उनकी इंटीग्रेशन अच्छी है, वो सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो हेलीकॉप्टर्स इन एज फार एज द हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि इवन दैट इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड, तो यस दे आर डूइंग गुड। लेकिन तेजस की ये शॉर्टकमिंग्स हैं, और जितना तेजस लेट होता जा रहा है, अब जितना भी लेट होता जा रहा है, वो उतना ऑब्सोलीट होता जा रहा है। हो सकता है कि अगले 4-5 साल में उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो कि एयरफोर्स ने दी हॉल को, कि तेजस को इन अपग्रेड्स में हमें इंटीग्रेट कर दे, बेसिक अपग्रेड्स। तो आज से 5 साल बाद जब वो इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो इट विल बी अगेन ऑब्सोलीट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। दे विल आस्क फॉर समथिंग न्यू। और तेजस एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम की सर्टन लिमिटेशंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, F-16 की सर्टन लिमिटेशंस। दैट्स वन ऑफ द रीजन दुनिया अब F-16 से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके एयरफ्रेम भी, फॉर एग्जांपल, एक अच्छे एजा रेडार को नहीं कैटर कर सकता, उसका इंजन और एयरफ्रेम। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्केल डाउन एजा रेडार ब्लॉक 70-72 में रखा with the name Saber, लेकिन इट वॉज अ स्केल डाउन वर्जन। तो AMRAAM जो F-16 के ऊपर इंस्टॉल्ड है और AMRAAM जो F-22 के ऊपर है 120C, उन दोनों की लिथैलिटी में फर्क है, क्योंकि दोनों के रेडार्स में फर्क है। F-16 को एक खास हद तक अपग्रेड किया जा सकता है, उससे ऊपर एयरफ्रेम कैन नॉट हैंडल दैट अपग्रेडेशन। देयर इज अ लिमिट टू इट। तो इट्स नॉट लाइक हम सिर्फ कह रहे हैं कि तेजस JF-17 की अपनी लिमिटेशंस होंगी। दैट्स वन ऑफ द रीजन हमने एक और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट लिया जो है J-10C। अगर JF-17 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट बहुत परफेक्ट होता तो वी वुड नॉट हैव गॉन फॉर J-10C। J-10C इसलिए लिया कि वो एक डिफरेंट मिशन प्रोफाइल को मीडियम कैटेगरी में फुलफिल करता। JF-17 एक लाइट वेट कैटेगरी में अपने मिशन प्रोफाइल्स को फुलफिल करता। तो परफेक्शन तो नहीं होती, वी नो इट। तो कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो हॉल ने तेजस से बहुत लर्न किया। अगर हॉल तेजस एयरक्राफ्ट के अलावा अब एमका, दे आर स्टेपिंग इनटू एमका, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हॉल ने ये चीज शो की है कि हॉल अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाता, डिलेज बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बहुत ज्यादा है, एयरफोर्स इज नॉट हैप्पी विद हॉल। तो ऑल्दो जो एक्सपीरियंस मारूद से लिया गया, जो एक्सपीरियंस तेजस से लिया गया, उस एक्सपीरियंस को अगर ये एक और एयरक्राफ्ट में बनाते हैं और डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। लेकिन इवन एमका इज गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिजाइन प्रॉब्लम्स। एमका की जो प्रोजेक्शन है प्रोटोटाइप की, वो भी बहुत लेट है। 2030s में प्रोटोटाइप वुड बी रेडी। अगर 2030s में रेडी हो रहा है प्रोटोटाइप, फिर टेस्ट हैं, इवेल्युएशंस हैं, एंड देयर इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अगले अगर 5-7 साल भी लग जाते हैं, तो 2035 में तो एमका वुड बी लाइक अ तेजस इन 2025। दिस इज माय एनालिसिस ऑन तेजस। पॉजिटिव्स ये हैं कि इट कैन बी a very good fighter trainer aircraft. So it can be a good integration into the Indian Air Force as a fighter trainer, and a trainer in which they can, have bombing missions and something like that. But as a dedicated pure fighter jet, I think it doesn't meet the requirements. ये अपने वक्त से 30 years old है। तो as a trainer, it can be pitched as a trainer for the other air forces, for the other governments. लेकिन as a dedicated fighter, I do not see the future of Tejas. हो सकता है
कि बहुत से कमेंट्स आए, लॉट ऑफ हेट कमेंट्स परहैप्स, बहुत से कमेंट्स आएंगे कि परहैप्स आई हैव नॉट डन अ ट्रू एनालिसिस ऑन तेजस। लेकिन ये वक्त बता रहा है। देखें, आप अगर अपनी इतने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के बावजूद, आपकी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बावजूद इफ यू हैव फेल्ड टू सेल द एयरक्राफ्ट, टू पिच द एयरक्राफ्ट टू द अदर कंट्रीज, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के बावजूद, और ये आप मानते हैं कि आपका बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और ऑफ कोर्स यू आर अ बिग कंट्री, यू हैव अ पॉलिटिकल रीजनल इन्फ्लुएंस, अगर आप नहीं सेल कर पाए हैं तो इट इज अ टेस्टिमेंट to what I am saying. It's an old aircraft. It cannot be integrated into the other air forces. हाँ, आप अगर इसको एज फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिच करें, इसकी प्राइस टैग भी वैसे ही रखें, तो परहैप्स देयर माइट बी सर्टेन कंट्रीज जो कि अपने इनिशियल फाइटर ट्रेनर प्रोग्राम्स के लिए उसको ले सकें, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग वेल. So this was my analysis on Tejas, and see you next time on another topic. Till then, take care. Allah Hafiz.